मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिवाली पर बड़ा तोहफा दिया है। उत्तर प्रदेश के 28 लाख सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता 3% बढ़ा दिया गया है। अब डीए और डीआर 55% से बढ़कर 58% हो गए हैं। इससे लाखों कर्मचारियों को सीधा फायदा मिलेगा। अब चलते हैं पाकिस्तान की ओर। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अफगान तालिबान के हमलों के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि तालिबान भारत की शह पर पाकिस्तान पर हमला कर रहा है। वहीं पाक सेना प्रमुख मुनीर ने 2 मोर्चों पर युद्ध की तैयारी के संकेत दिए हैं। एक नौकरी अपडेट भी सुन लीजिए। बीएसएफ में कांस्टेबल जीडी के पदों पर भर्ती निकली है। ये भर्ती स्पोर्ट्स कोटे के तहत होगी। पदक जीतने वाले खिलाड़ी 6 नवंबर तक बीएसएफ की वेबसाइट rec.bsf.gov.in का लिंक पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक उम्मीदवार जल्दी अप्लाई करें। इसी बीच अमेरिकी गायिका मैरी मिलबेन ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। अमेरिकी गायिका मैरी मिलबेन ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनमें प्रधानमंत्री बनने की योग्यता नहीं है। उन्होंने राहुल की उस पोस्ट पर प्रतिक्रिया दी जिसमें उन्होंने पीएम मोदी को ट्रंप से डरा हुआ बताया था। मैरी ने कहा कि पीएम मोदी ट्रंप से नहीं डरते, बल्कि वे दीर्घकालिक रणनीति समझते हैं और अमेरिका के साथ उनकी मजबूत कूटनीतिक नीति है। उन्होंने कहा कि जैसे ट्रंप अमेरिका के हित को पहले रखते हैं, वैसे ही मोदी भारत के हित को सर्वोपरि मानते हैं। गायिका ने कहा कि राहुल गांधी कभी ऐसे नेतृत्व को नहीं समझ पाएंगे। पंजाब में भी बड़ा खुलासा हुआ है। पंजाब पुलिस के डिग हरचरण सिंह भुल्लर रिश्वत लेते पकड़े गए। सीबीआई ने उन्हें 8 लाख की घूस मांगने पर रंगे हाथों गिरफ्तार किया। उनके घर से 5 करोड़ रुपए नकद, सोना, लग्जरी गाड़ियां और कई संपत्तियों के कागज मिले। भुल्लर हर महीने सेवा पानी के नाम पर घूस वसूलते थे। फिर से लौटते हैं यूपी पर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले 8 सालों में यूपी में 4 करोड़ 27 लाख से ज्यादा छात्रों को छात्रवृत्ति दी गई। उन्होंने कहा 2016-17 से पहले ये सिर्फ सपना था और तब की सरकार ने अनुसूचित जाति जनजाति की छात्रवृत्ति तक हड़प ली थी। और आखिर में काशी से शुभ खबर देखिए। काशी में आज कार्तिक शुक्ल त्रयोदशी पर भगवान धन्वंतरी जयंती धूमधाम से मनाई जाएगी। सुड़िया बुलानाला स्थित धन्वंतरी भवन में 300 साल पुरानी अष्टधातु मूर्ति के दर्शन होंगे। भक्त आरोग्य की कामना करेंगे और अमृत कलश की झांकी सजाई जाएगी। साथ ही गुजरात में रिवाबा जडेजा ने मंत्री पद की शपथ भी ले ली। गुजरात की जामनगर विधायक और टीम इंडिया के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा ने मंत्री पद की शपथ ली। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नए मंत्रिमंडल में उन्हें जगह मिली है। गांधीनगर राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा। ट्रंप ने कहा कि ये रूस को यूक्रेन युद्ध में फंडिंग से रोकने की बड़ी पहल है। उन्होंने बताया कि मोदी के साथ उनकी बातचीत सकारात्मक रही और मोदी ने कहा कि युद्ध खत्म होने के बाद भारत फिर से तेल खरीद सकता है। हालांकि भारत की ओर से इस पर अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। भारत पहले कह चुका है कि उसकी ऊर्जा खरीद राष्ट्रीय हित और आर्थिक जरूरतों पर आधारित है, न कि किसी राजनीतिक दबाव पर। अब बढ़ते हैं पड़ोसी देश पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि तालिबान अब पाकिस्तान के खिलाफ भारत का प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है। उन्होंने दावा किया कि अफगानिस्तान की जमीन से पाकिस्तान पर आतंकी हमले बढ़े हैं और तालिबान सरकार कुछ नहीं कर रही। आसिफ ने कहा कि तालिबान के फैसलों में भारत का असर दिख रहा है और इसलिए हालिया सीजफायर टिक नहीं पाएगा। हाल के महीनों में दोनों देशों के रिश्ते बिगड़े हैं, जिससे दक्षिण एशिया में तनाव और बढ़ने की आशंका है। अब रुख करते हैं बिहार चुनाव की तरफ। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जेडीयू ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर सभी 101 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। इस लिस्ट में 9 महिलाएं और 4 मुस्लिम उम्मीदवार शामिल हैं। बाहुबली आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद को नबीनगर से टिकट मिला है, जबकि गोपाल मंडल का टिकट काटकर बुलो मंडल को उम्मीदवार बनाया गया है। जेडीयू ने 37 ओबीसी, 22 ईबीसी, 22 सामान्य, 15 एससी, 1 एसटी और 4 मुस्लिम उम्मीदवारों को मौका दिया है। वहीं महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर अभी भी सहमति नहीं बन पाई है, जिससे अंदरूनी तनाव बढ़ गया है। अब चलते हैं संयुक्त राष्ट्र की तरफ। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र में तत्काल सुधार की मांग की। उन्होंने कहा कि यूएन अभी भी 1945 की सोच में अटका है, जबकि दुनिया बदल चुकी है। जयशंकर ने चेताया कि जो संस्थान समय के साथ नहीं बदलते वे अप्रासंगिक हो जाते हैं। उन्होंने भारत की वसुधैव कुटुंबकम आधारित शांति दृष्टि को भी रेखांकित किया। इधर अर्थव्यवस्था से जुड़ी राहत भरी खबर। डोनाल्ड ट्रंप की नई टैरिफ नीतियों के बीच भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार जीएसटी 2.0 सुधारों ने देश को आर्थिक झटकों से बचाया। पहली तिमाही में जीडीपी 7.8% बढ़ी और सालाना अनुमान 6.8% कर दिया गया। आरबीआई ने जल्दबाजी में दर घटाने से सावधानी बरतने की सलाह दी। बिहार में ही चुनावी जंग गर्म है।
बिहार चुनाव 2025 में प्रचार के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और आरजेडी पर जमकर निशाना साधा। कहा, कभी पहचान का संकट झेलने वाला बिहार अब एनडीए की डबल इंजन सरकार में विकास की नई ऊंचाइयां छू रहा है। कांग्रेस आरजेडी को विकास नहीं, केवल वोट चाहिए। वहीं अगला खबर देखिए, हरियाणा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। आईपीएस ओपी सिंह अब राज्य के नए डीजीपी बने हैं। सीनियर अफसर वाई पूरन कुमार की आत्महत्या केस में घिरे डीजीपी शत्रुजीत कपूर को छुट्टी पर भेज दिया गया है। ओपी सिंह 1992 बैच के अधिकारी हैं और फिलहाल अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे। और अब बात करते हैं बिहार की, जहां चुनावी गर्मी अपने चरम पर है। बिहार में चुनावी सरगर्मी तेज, रात भर चला टिकट बंटवारे का ड्रामा। आरजेडी, बीजेपी और चिराग पासवान की पार्टी में उम्मीदवारों को लेकर जमकर मंथन हुआ। कई नेताओं के टिकट कटे तो कुछ को आखिरी वक्त पर मौका मिला। सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। केरल सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए छात्राओं को स्कूल में हिजाब पहनने की अनुमति दे दी है। कोच्चि के एक स्कूल में कक्षा 8 की छात्रा को हिजाब पहनने पर रोके जाने के बाद ये विवाद बढ़ा था। शिक्षा मंत्री वी शिवनकुट्टी ने कहा कि किसी भी छात्रा को उसके धार्मिक परिधान के कारण पढ़ाई से नहीं रोका जा सकता। वहीं बीजेपी ने सरकार पर धार्मिक एजेंडा चलाने का आरोप लगाया है। विवाद के बीच स्कूल ने कहा कि छात्रा पहले 4 महीने तक यूनिफॉर्म में आती थी, लेकिन बाद में हिजाब पहनने लगी। कुछ अभिभावकों ने छात्रा के परिवार पर पीएफआई से जुड़े होने का आरोप भी लगाया है। मामला अब राज्य भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। अब नजर डालते हैं एक अंतर्राष्ट्रीय चेतावनी पर, जिसने चिंता बढ़ा दी है। WHO ने भारत में बनी 3 कफ सिरप COLDRIF, रेस्पिफ्रेश TR और री-लाइफ पर ग्लोबल चेतावनी जारी की है। इन सिरप में जानलेवा केमिकल डाइथिलीन ग्लाइकॉल DEG मिला है, जिससे बच्चों की मौत के मामले सामने आए हैं। WHO ने इन दवाओं के इस्तेमाल से बचने की सलाह दी है। और अब बात करते हैं पर्यावरण की, जहां राजधानी की हवा फिर बिगड़ गई है। दिल्ली NCR की हवा फिर जहरीली हो गई है। AQI 211 पहुंचने के बाद सरकार ने GRAP 1 लागू किया है। अब सड़कों की सफाई बढ़ाई जाएगी, कूड़ा जलाने पर रोक रहेगी और निर्माण कार्यों पर सख्ती होगी। लोगों से बाहर निकलते वक्त मास्क पहनने की सलाह दी गई है। इधर गुजरात में सियासी तापमान चढ़ गया है। गुजरात में जल्द ही मंत्रिमंडल में फेरबदल होने वाला है। खबर है कि 7 से 10 मौजूदा मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है और नए चेहरों को मौका मिलेगा। 2027 के चुनाव से पहले बीजेपी इसे अपनी रणनीति का अहम हिस्सा मान रही है। वहीं खेल की दुनिया से आई एक राहत भरी तस्वीर ने सबका दिल जीत लिया। भारत पाकिस्तान जूनियर हॉकी टीमों के खिलाड़ियों ने मैच से पहले मिलाया हाथ, जिससे पिछले साल का हैंडशेक विवाद खत्म होता दिखा। मलेशिया जोहर कप मुकाबले में दोनों टीमों के बीच खेल भावना का शानदार नजारा देखने को मिला। इधर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। चीन और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव ने अब व्यापारिक जंग का रूप ले लिया है। चीन ने दक्षिण कोरियाई जहाज निर्माता कंपनी हनवा ओशन की 5 अमेरिकी सहायक कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। ये कंपनियां अमेरिका के समुद्री उद्योग से जुड़ी हैं। चीन का कहना है कि ये कदम अमेरिकी समुद्री प्रभुत्व को चुनौती देने के लिए उठाया गया है। इस फैसले के बाद हनवा ओशन के शेयरों में 8% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। कंपनी ने कहा है कि वो अपने ग्राहकों को विश्व स्तरीय सेवाएं देती रहेगी। इस प्रतिबंध से दोनों देशों के बीच कोल्ड वॉर और गहरा गया है। अब लौटते हैं बिहार की ओर, जहाँ चुनावी माहौल में प्रशांत किशोर का बयान बना चर्चा का केंद्र। बिहार में बढ़ते चुनावी माहौल के बीच प्रशांत किशोर ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने साफ कहा कि वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन उनकी पार्टी जन स्वराज का लक्ष्य 150 सीटें जीतने का है। प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर पार्टी को 150 से कम सीटें मिलती हैं तो उसे हार माना जाएगा। उन्होंने बताया कि ये फैसला किसी राजनीतिक रणनीति के तहत नहीं, बल्कि जनहित और बड़े मकसद के लिए लिया गया है। जन स्वराज पार्टी अब तक 2 उम्मीदवार सूची जारी कर चुकी है, जिनमें प्रशांत किशोर का नाम शामिल नहीं था। चीन की बढ़ती परमाणु ताकत ने दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। तियानमेन चौक पर हुई परेड में चीन ने 3 नई परमाणु मिसाइलें दिखाई, JL-1, JL-3 और DF-61। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर ताइवान विवाद बढ़ा तो चीन परमाणु ब्लैकमेल कर सकता है। अब बात करते हैं भारत की अदालतों की, जहां एक अहम बहस ने सबका ध्यान खींचा है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा कि मौत की सजा पाने वालों को फांसी की जगह घातक इंजेक्शन का विकल्प देना व्यावहारिक नहीं है। अदालत ने कहा, सरकार समय के साथ बदलाव को तैयार नहीं। याचिका में फांसी की जगह इंजेक्शन से सजा देने की मांग की गई थी। वहीं धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर की नगरी अयोध्या इस बार एक दिव्य नजारा पेश करने को तैयार है। अयोध्या में इस बार दीपोत्सव 2025 बेहद खास होगा। 26 लाख दीपों से राम की पैड़ी जगमगाएगी, जबकि 1100 ड्रोन आसमान में रामायण के दृश्य दिखाएंगे। 18 और 19 अक्टूबर को 3D लेजर व म्यूजिकल ड्रोन शो श्रद्धालुओं को भक्ति, कला और तकनीक का अनोखा संगम दिखाएंगे। इधर अंतर्राष्ट्रीय तनाव के बीच भारत के लिए एक सकारात्मक आर्थिक संकेत भी सामने आया है। अमेरिका और चीन के बीच बढ़ती तनातनी के बीच भारत के लिए अच्छी खबर आ सकती है। ट्रंप सरकार चीन पर नए टैरिफ लगा सकती है, जिससे भारतीय निर्यातकों को फायदा होगा। अमेरिकी बाजार में भारत के उत्पादों की मांग बढ़ने की उम्मीद है।